सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, उदयमान सविता का ध्यान करेंगे और अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर उनकी दिव्य किरणों को आता हुआ महसूस करेंगे। और अद्भुत लाभ दे रही हैं वो किरणें, आपके बच्चे को भी और आपको भी। ऐसा भाव बनाते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़ा ही सुंदर विषय है आज का, मुद्रा और प्राणायाम से गर्भवतियों को क्या लाभ होगा। बड़ा ही सुंदर विषय लेकर के आई हैं आदरणीय हमारी पूजा दीदी। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी बेटा, जो आप लाभ उठा रहे हो ना इस माँ की पाठशाला से जुड़ करके, जो हमारे नींव के पत्थर हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी सुंदर एक बात कही है कि हमारे नींव नींव के पत्थर बनो। तो नींव के पत्थर आदरणीय हमारी डॉक्टर रेखा दीदी, पूजा दीदी और प्यारी से मनीषा, क्या कितना सुंदर, मतलब कि अद्भुत ये जो चल रहा है माँ की पाठशाला है। शब्दों से मैं आपको नहीं बता सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है ऐसे। इतनी मेहनत, इतनी लगन, और कोई कैसे सुबह सवेरे उठ करके कितनी मेहनत कर सकता है, ये हम इनके बीच में देख सकते हैं। और आदरणीय रेखा दीदी को तो मैं बस क्या कहना चाहूंगी, वो तो दिन, मुझे तो लगता नहीं वो कभी सोती भी होगी। सारा दिन उनको आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के बारे में ही सोचते हुए देखा है हमने, और एक पल के लिए भी चैन नहीं लेती। और आदरणीय पूजा दीदी जो आप सबके साथ सुबह कितनी मेहनत करती हैं, ध्यान प्राणायाम गर्भ संवाद के माध्यम से कितना कराती है। तो बेटा आप इसका लाभ ले भी रहे हैं और आपको मिलेगा भी, क्योंकि अभी आपकी समझ में ये बातें नहीं आने वाली, आने वाले समय में आप समझेंगे भी वाकई हम किसी पाठशाला से जुड़े थे और जुड़ करके एक अद्भुत बालक, यानी कि महामानव स्तर का बालक आपकी गोद में खेलने वाला है। तो आप उनके कहे अनुसार जो जो भी बताया जाए उस पर चल रही हैं। खैर हमारी सभी माताएं, गर्भवती माताएं बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही समझदार, सहनशील, और जो कार्य बताया जाता है उसको करने वाली भी हैं। तो आज का विषय भी बड़ा सुंदर लेकर आई है दीदी, हमारी पूजा दीदी। और आइए दीदी, आपका स्वागत करते हैं आज की कक्षा में। आइए दीदी। धन्यवाद आदरणीय दीदी, बहुत सुंदर शब्दों के साथ आपने आज का आह्वान कंप्लीट किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रेखा दीदी, जो हमेशा सक्रिय बनी रहती हैं। और सही कहा आपने, दिन रात दीदी यही सोचते हैं कि कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए। और बिल्कुल दीदी। बहुत सारे नए बिंदुओं पर दीदी काम कर रही हैं। जी। और इसमें देखिए, अखिल विश्व गायत्री परिवार, ये गायत्री कुंज, शांति कुंज जैसे हम कहते हैं, हम सभी साधक, हमारे जितने वॉलेंटियर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम देखिए, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज की जो कक्षा का विषय है वो है मुद्रा विज्ञान। थोड़ा सा जटिल है, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। युग के विश्वामित्र वेद मूर्ति तपोनिष्ठ अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसका शुभारंभ किया। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, एमडी एवं श्रद्धेय शैल बाला जी के मार्गदर्शन में इसकी प्रस्तुति आदरणीय डॉक्टर गायत्री जी का मार्गदर्शन, गायत्री परिवार के सारे वॉलेंटियर्स के रूप में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का देश विदेश में बहुत ही शानदार तरीके से इसकी प्रस्तुति, और इसे बहुत सेमिनार ऑनलाइन जो भी आप कार्यक्रम देखते हैं गायत्री जी के माध्यम से इसे चलाया जा रहा है।
श्रद्धेय जी ने इसे आत्मा आंदोलन का नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम उस सूक्ष्मता के सूक्ष्म स्तर पर काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर जो है, सिर्फ़ जो स्थूल भाग हमारा शरीर दिख रहा है उसमें नहीं, अंदर जाइए एक सूक्ष्म शरीर मिलेगा, उसके अंदर जाइए एक कारण शरीर है। कारण शरीर मतलब कि आत्मा, आपकी सोल, भावनाओं का केंद्र। तो इस चेतना के इस स्तर पर जाकर काम किया जाता है, इसलिए इसे आत्मा आंदोलन कहा गया। उद्देश्य क्या है? मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का वातावरण। तो हम सभी आजकल आप सभी के मुँह से सुनते हैं कैसा कलयुग आ गया है ना? तो हम इसे कैसे बदलें? जब हम बदलेंगे तभी तो युग बदलेगा। हम अपने अंदर कोई कार्रवाई करते ही नहीं हैं। तो हमें अपने जो माता अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना चाहती है, तो पहले वो स्वयं का सुधार करेगी। अगर स्वयं का सुधार करने की स्थिति में आज हम हैं, खड़े हैं आत्म परिष्कार की साधना में, तभी आप कह सकते हैं कि अब हम युग बदलने के तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। नहीं तो युग तो वैसे ही रहेगा और युग कैसे बदलता है जब हमारी मानसिक स्थिति बदलती है। अगर हम चाहें तो अपने परिवार में स्वर्ग का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो क्लेश कलह करके अभी कलयुग यहीं पर अपने परिवार में देख सकते हैं। तो हमारी मानसिक स्थिति जैसी होगी वैसा ही हम बच्चा गढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इसमें हम जो जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाता है कि माता अपना दिनचर्या सही रखे, माता योग करे, प्राणायाम करे, जिससे कि शारीरिक के साथ-साथ मानसिक और उसके सबकॉन्शियस गर्भ शिशु के सबकॉन्शियस माइंड पर एक उत्कृष्ट योजना के तहत आप उसके हार्डवेयर में जो डाटा फिट करती हैं, वो कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है। इस तरह का लेवल का काम आओ कर रहा है। तो इसके जो बच्चे होते हैं, जब आप देखेंगे कि जैसे विवेकानंद जी को देखकर शिकागो में तालियाँ बजती हैं और एक एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व लेके विवेकानंद जब चलते हैं, तो एक हम उनके चेहरे पे प्रकाश बहुत ही स्वाभाविक ढंग से देख सकते हैं। जब वो उनकी वाणी निखरती है या जब बोलते हैं, तो हम सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है, जो साधना के बल पर उत्कृष्टता को प्राप्त होती है, तब हमारे वाणी में वो प्रखरता आती है कि हम इतने लोगों को संबोधित कर सकें। यही प्रखरता विवेकानंद जी की वाणी में था। इसे हम साइकिक फ़ोर्स कह सकते हैं। ये साइकिक फ़ोर्स उनके वाणी में, उनके चेहरे पे हम देखते ही बनता है। जब भी हम वहाँ जिस भी जगह से वो गुज़र जाएँ, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये सब साधना का ही प्रभाव होता है। जब विवेकानंद जी स्वामी विवेकानंद जब ध्यान में बैठते थे, तो सोचिए कि उनकी चेतना उस स्तर को छूती थी कि वो घंटों ध्यान में बैठ सकते थे। तो ये सब क्या है? हम आप तो नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारी चेतना का वो स्तर ही नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा गर्भस्थ शिशु उस लेवल तक जाए और संसार में कुछ करके दिखाए, अगर हम उस लेवल तक उसे पहुँचाना चाहते हैं जो आज के महामानव को हम याद कर रहे हैं, ऋषि सत्ताओं को याद कर रहे हैं, तो हम उस तरह का बिहेवियर बनाएँ। हमारे साथ प्री प्लानिंग की भी माताएँ जुड़ी हैं। तो ये सभी जब हम उस तरह का वातावरण उपस्थित करेंगे, तभी वो ऋषि सत्ताएँ हमारे गर्भ को में आती हैं, प्रवेश करती हैं। और फिर धीरे-धीरे हम उस कैटेगरी में आते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि अब हम महामानव गढ़ सकते हैं। तो आज का जो ये जो विषय है मुद्रा विज्ञान, हमारे हाथों में सब कुछ है। हम ये कहने की स्थिति में हैं कि हमारे हाथों में सब कुछ है। हम इस हाथों की स्थिति को अगर देख सकते हैं, तो ये हमारे पंच महाभूतों का केंद्र है। ये हम इसे अंगुष्ठ कहते हैं, इसे हम तर्जनी कहते हैं, इसे मध्यमा कहते हैं, इसे अनामिका कहते हैं और इसे कनिष्ठा कहते हैं। अगर इंग्लिश के शब्दों में जाएँ तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारा थंब और हमारा इंडेक्स फिंगर, ये हमने सटाया तो ये बन गई मुद्रा। इस मुद्रा का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है कि हमारा शरीर के साथ हमारा मन मस्तिष्क उस तरह से काम करता है। मुद्रा का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम उसको जानते हैं। मुद्रा का जो शब्द है मुद्रा, वो मुद हर्षे धातु में एक प्रत्यय लगाने से हुई, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नदायिनी स्थिति। ये मुद्रा कब और कैसे लगाई जाती है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। योग में जब यज धातु यानी इसका अर्थ होता है जोड़ना। योग की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। हम जब आदि योगी शिव की बहुत बड़ी सी मूर्ति देखें या हम उनके पिक्चर्स को देखते हैं,
तो भगवान शिव भी एक मुद्रा लगाए हुए हैं अपने हाथों में। ये जो ज्ञान मुद्रा अभी हमने बात की, ज्ञान मुद्रा जो होती है ये हमारे मस्तिष्क का केंद्र है, उस सूक्ष्म केंद्र में ज्ञान का उद्भव कराती है, जिसमें कि आदि योगी शिव को हम उनके पिक्चर्स में देखते हैं। भगवत गीता के अनुसार योगा कर्मसु कौशलम, यानी योग जो होता है हमें कर्म की कुशलता सिखाता है। योग सिर्फ वो नहीं होता है जो हम हाथों और पैरों को ऐड करके हम योग कर लेते हैं। योग का मतलब होता है अपने कर्म की कुशलता। हम जो भी कर्म लिए, हम जो भी कर्म करें उसमें हम भगवान को सम्मिलित करके करें। उसका कोई अहंकार ना आए कि हम कोई भी कर्म करें, अरे मैंने किया, ये काम मैंने किया, इस भाव को ना करके हम इस भाव से करें कि ये मेरी पूजा है। और जब इसे पूजा समझ के किया जाता है तो ये वह कौशल में परिणित हो जाता है। यानी हम इस स्थिति में है कि योगा कर्मसु कौशलम हम कह सकते हैं। और ये एकाग्रता, इतनी एकाग्रता कैसे आती है? इतनी एकाग्रता आती है योग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे जीवन जीने की कला कहा है। योग मतलब जीवन जीने की कला। योग द्वारा हम शरीर, मन और आत्मा में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यानी हम जो कहते हैं कभी-कभी हमारा माइंड जो है इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हमें क्रोध उत्पन्न हुआ और जैसे ही क्रोध उत्पन्न होगा, हम वो परिस्थिति से लड़ने के काबिल हो ही नहीं सकते। हम फिर उसके बाद हमारे अंदर क्या हो जाएगा, अगर हमने संतुलन स्थापित करना अगर हमें आता है सच में, तो फिर हम इस स्थिति में होते हैं कि हम परिस्थिति को अपने अनुसार टैकल कर सकते हैं। मतलब कि हम परिस्थितियों में सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं, कि ठीक है ये परिस्थिति आई है, मैं इसे सॉल्व कर लूँगी। आप उस समय बहुत ही शांत होते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति आए। तो इसीलिए कहा जाता है कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी जीवन जीने की कला ही योग है। अब महर्षि पतंजलि ने बताया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवंगानी। मतलब कि है पतंजलि ने इसे बताया, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर की हम बात करें, चाहे हम गर्भवती माताओं की बात करें। तो योग जो होता है हमें शारीरिक स्वस्थ तो रखता ही, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता ही है, साथ में मानसिक और भावनात्मक जो हमारे अंदर मूड स्विंग हो रहे हैं, हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, मस्तिष्क में जो भी हम संदेश दे रहे हैं, जैसा हम अन्न खा रहे हैं वैसा मस्तिष्क संदेश दे रहा है और वैसे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। तो ये जो हार्मोनल परिवर्तन है, इन सब में योग जब गर्भवती माता करती है तो उसका प्रभाव गर्भ शिशु पे पड़ता है, उसके शरीर, मन और भावनाओं पर बहुत ही गहरा असर डालता है, जिसकी वजह से बच्चा शांत भी रहता है। माँ जैसा व्यवहार करती है बच्चा वैसा ही व्यवहार करते देखा गया है। अल्ट्रासाउंड में बहुत सारे आपको पिक्चर्स दिखाए गए हैं पिछले सेशन में, कि कैसे माँ जब स्ट्रेस लेती है तो बच्चा भी स्ट्रेस लेता है गर्भ के अंदर। माँ जब खुश होती है, डांस करती है तो बच्चा भी उसमें डांस कर रहा होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब माँ शारीरिक, मानसिक और आपके हार्मोनल लेवल पर, कारण शरीर पर जब वो संतुलित अवस्था में होती है तो बच्चे का शरीर, मन और भावना तीनों पर इसका प्रभाव बहुत ही गहरा असर पड़ता है। योगाभ्यास जो है शरीर को स्वस्थ, मन और शांत रखता है। न्यूरोमस्कुलर जो बैलेंस है वो स्थापित करके सामान्य प्रसव यानी नॉर्मल डिलीवरी के लिए मदद करता है। कार्टिसोल का स्तर कम करता है, जिससे कि प्री मेच्योरिटी रेट को हम कम कर सकते हैं। प्री मेच्योरिटी रेट क्या होता है कि कभी-कभी होता है माँ जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, तो हमारे अंदर हार्मोन्स का कुछ ऐसा जो स्नायु तंत्र है वो ऐसे-ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, जिसमें कि आपका बच्चा अर्ली डिलीवर हो जाता है। इसे हम प्री मैच्योरिटी डिलीवरी कहते हैं, यानी 7 मंथ या 8 मंथ। तो इसमें कहा जाता है ये डिलीवरी इस 7 मंथ में आप सभी जान रहे हैं कि बच्चे का पूरे सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, लेकिन उसके अंदर अभी वेट गेन नहीं होता है। यानी 8वें महीने में बच्चे के अंदर जो मांस का लेवल चढ़ता है, उसके अंदर जो पूरी डेवलपमेंट को एक आकार देने के लिए 8वां महीना होता है। तो ये 8वां महीना बहुत ही रिस्की होता है, जिसमें कि प्राण शक्ति कभी-कभी माँ को महसूस ही नहीं होती है। यानी माँ बहुत डल महसूस करती है। कभी ये प्राण शक्ति बच्चे के अंदर जाती है, तो बच्चा बहुत फुर्तीला होगा, गर्भ के अंदर बहुत तेज़ी से चलेगा,
और कभी ये जो प्राण शक्ति है वो माँ के अंदर बहुत बड़ी चढ़ी रहती है। तो कहने का मतलब है 8वें महीने की डिलीवरी से हम माँ को बचाने की कोशिश करते हैं। गर्भ संवाद एक बहुत अच्छा साधन होता है जिसमें माँ अपने को ऑडियो विजुअलाइजेशन के द्वारा ये बताना चाहती है कि आपका जो डेट है, आपको उसी डेट पर आना है। तो योगाभ्यास में एंडोर्फिन हार्मोन्स का स्राव होता है जो माँ और शिशु के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित करता है। अब आज का जो विषय है हम उस पर अगर ध्यान दें तो यौगिक ग्रंथों में मुद्रा का जो अर्थ है उसका यही अर्थ होता है प्रसन्नदायिनी स्थिति। यानी जब हम योग करते हैं और ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल आती है। हम आंखें बंद करते हैं, एक स्माइल, एक हल्की सी मुस्कुराहट जो आदि देव शंकर भगवान के उस फोटो में होती है जिसको हम देखते हैं कि भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, चाहे हिमालय में बैठे हों, चाहे वो शमशान भूमि में बैठे हों, वो एक मुद्रा लगाए हुए बहुत ही प्रसन्नदायिनी स्थिति में होते हैं। मतलब वो हमें उस फोटो का संदेश क्या होता है कि मैं बहुत शांत हूँ। अपने सारी वृत्तियों पे मैंने काबू कर लिया है। चित्त की वृत्तियाँ जो भी हमारे अंदर उठ रही हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो 4 आयाम होते हैं, इस पर पूरा कंट्रोल हमारा है। तो यही है मुद्रा की परिभाषा कि जब हम मुद्रा लगाते हैं, यौगिक ग्रंथों में मुद्रा का अर्थ प्रायः अंगों द्वारा विशिष्ट भाव अभिव्यक्ति के रूप में ही इसको लिया गया है। यानी मुद्रा की परिभाषा उपरोक्त अर्थ के संदर्भ में हम इस प्रकार कर सकते हैं कि आसन, प्राणायाम एवं बंध की जो सम्मिलित स्थिति है, यानी विशिष्ट स्थिति जिसके द्वारा उच्च आध्यात्मिक शक्ति का जागरण हम कर सकते हैं, उसी को हम मुद्रा कहते हैं। यानी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो बिना मुद्रा के भी अधूरी है। तो जब हम मुद्रा लगाते हैं तो हमें वो पथ आगे हमारा प्रदर्शित होता जाता है। हम अपने कारण शरीर तक काम कर पाते हैं, हम अपने भावना को कंट्रोल कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। अब ये गर्भावस्था में इसका क्या उद्देश्य है? तो गर्भावस्था में अगर हम हस्त मुद्रा की बात करें तो इसका उद्देश्य ही यही है जो अभी आपने फिगर में देखा कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ये जो परिवर्तन आ रहे हैं इनको बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करेंगे? जब हम लेफ्ट हैंड में मुद्रा लगाते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है और जब हम राइट में मुद्रा लगाते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। तो मुद्रा का इतना असर होता है कि हम जब चाहें तो अपनी सारी स्थिति, यानी हम जो पंच भौतिक से पंचभूतों से बना हुआ ये जो शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और लास्ट कौन सा है, कौन बताएगा? आकाश। आकाश। वेरी गुड, वेरी धन्यवाद दीदी। तो ये जो पांचों जो हमारे पंच तत्व हैं इनसे बना हुआ ही हमारा शरीर है। अब जो आकाश तत्व की बात की गई, अभी देखिए आकाश तत्व हमारे अंदर इतना, अभी कभी कभी होता है जैसे हम प्रेगनेंसी में आते हैं, हमें ये हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा खाना खा लें ताकि मैं भी स्ट्रांग रहूं, मेरा बच्चा भी स्ट्रांग रहे। लेकिन अगर हमने वो ठूस ठूस के खाना खाया तो आकाश तत्व तो बचा ही नहीं। अगर आप किसी मिक्सी में खूब सारा मटेरियल भर दीजिए और फिर जब आप मिक्सी को चलाएंगे तो या तो मिक्सी का ढक्कन खुल के वो ओवरफ्लो हो जाएगा, पूरा गंदा हो जाएगा किचन, या फिर मिक्सी रुक जाएगी, चलेगी ही नहीं। यही स्थिति हमारे शरीर की होती है कि आकाश तत्व का इतना महत्व है कि भोजन अगर आपने संतुलित नहीं किया, एक मात्रा में नहीं खाएं, तो फिर पेट क्या हो जाएगा, पूरी प्राण शक्ति हमारी भोजन को पचाने में लग जाएगी। तो फिर उसके बाद हमें क्या होगा, थकान होगी, नींद बहुत आएगा, नींद समय पे खुलेगा नहीं, फिर योगा सेशन मिस करेंगे हम, सुबह हमारी नींद ही नहीं खुलेगी। तो कहने का मतलब है कि इसका उद्देश्य यही है मुद्रा का कि शारीरिक मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का काम, बैलेंस करने का काम मुद्रा करती है। अब इसका सेकंड जो बेनिफिट है वो ये है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जब आपने योग किया, योग और ध्यान से जो एनर्जी आ रही है वो एक्यूमुलेट करना और प्राणायाम के द्वारा उसको पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को।
ग्रंथियों का, यानी कि हमने एक तरह से अपने एक्टिविटी से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर एक डाटा भेजा कि मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं। और जैसे ही ये डाटा हमारे मस्तिष्क में गया, हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। यानी हमने अपने को ठीक करके, अपने को शारीरिक ठीक करके, मानसिक रूप से ठीक करके, हमारे अंदर जैसे ही ये डाटा जाता है, हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमारी मदद करता है ये मुद्रा विज्ञान। तो इसलिए मुद्रा विज्ञान बहुत ही गूढ़ है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, इसमें आप एक साधक देख रहे होंगे जिसमें कि इन्होंने मुद्रा लगाई है। हम अक्सर अपने शरीर की कंडीशन के अनुसार ही मुद्रा लगाते हैं। यानी जब हम कहते हैं कि हमने हाथों को ऐसे लिया, एकदम स्ट्रेट किया, अंगूठे अंदर की तरफ और पूरा हमने हाथों को स्क्वीज किया, तो इसका मतलब हम अपने अंगूठे को जब अंदर करते हैं तो हमारा थायराइड बैलेंस होता है। यानी हमारे अंगूठे का फर्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड। तो इसको हम पुश करते हैं, जब हम इसको दबाते हैं तो हमारा मस्तिष्क में, जब हम आपको जैसे कभी कभी बहुत हमारा सर दुखता है तो हम इसको पुश करते हैं। कभी कभी होता है, कोई कोई आचार्य बताते हैं कि यहाँ पर आप गेहूं का दाना रखिए, इसको सेलो टेप से बंद कर दीजिए, थोड़ी देर बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आपका वो माइग्रेन पेन काफी हद तक ठीक हो जाता है। तो कहने का अर्थ यही है कि मुद्रा जो है वो हमारे मन मस्तिष्क पर काम करता है। इसमें सबसे ज्यादा मुद्रा स्थिरता चैव, यानी कि मुद्रा के अभ्यास से जो स्नायु संस्थान है उनको हम वश में करके इच्छित ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, प्रयोग करके स्थिरता का भाव प्राप्त कर सकते हैं। तंत्रिका तंत्र द्वारा, यानी जो हमारे पूरे मस्तिष्क का केंद्र है और हमारे जो रिब्स में है, तो मस्तिष्क को भेजने वाले संदेश चेतना को जागृत करने में सफल होते हैं। यानी जो हमारा मेरुदंड में जो तंत्रिका तंत्र है उनको हम एक्टिव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पंच धातु है, नास्ति मुद्रा समम किंचित सिद्धिदम छेति मंडले, यानी उंगलियों में जो पंच तत्व है, अंगूठा जो होता है आपका अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है, तर्जनी आपकी वायु को प्रदर्शित करती है, मध्यमा आपका आकाश को प्रदर्शित करता है, अनामिका उंगली आपकी पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करती है और कनिष्ठा आपके जल तत्व को प्रदर्शित करता है। और आप इन पंच तत्वों के ही गड़बड़ी से जो हम बीमार पड़ते हैं, वो इन पंच तत्वों की गड़बड़ी से ही होता है। यानी उंगलियों की सहायता से अगर हम पंच तत्वों को संतुलित कर लें मुद्रा विज्ञान को जानते हुए, तो हमारे स्वास्थ्य की ऑटोमेटिक रक्षा हो जाएगी। यानी अपने रोग का निवारण हम खुद ही कर सकते हैं। तो कुछ मुद्राएं जो होती हैं इसमें आपको तत्कालिक असर करती हैं, जैसे कि आप जब योनि मुद्रा लगाते हैं तो उसमें जो इन्फेक्शन कॉज होता है, आप अपान मुद्रा लगाते हैं तो आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसे 9 मंथ में अपान मुद्रा लगाई जाती है क्योंकि हमें अपने गर्भ शिशु को बाहर की तरफ पुश करना है। तो 9 मंथ में जब आप ये अपान मुद्रा लगाती हैं, अपान तत्व जो अपान प्राण है उसका काम ही होता है शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर निकालना। तो हमारे जो पंच प्राण यानी 10 प्राण हैं उसमें वो पूरे संतुलित होते हैं इन पंच तत्वों के माध्यम से। ये जो पंच तत्व हैं अगर ये हमारे संतुलित हुए तो हमारी प्राण ऊर्जा भी संतुलित होती है। यानी हमारे जो 10 प्राण हैं, जिसे हम मूलाधार से स्वाधि ऊपर सहस्त्रार तक के जो प्राणों की बात करते हैं, तो इन प्राण तत्वों को भी हम संतुलित कर सकते हैं इन पंच तत्वों के माध्यम से, यानी मुद्राओं के माध्यम से। आगे देखते हैं, जैसे बहुत सारी मुद्राएं हैं, हम चलते फिरते उठते बैठते पूरे 45 मिनट तक करने से इसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। आप इसे चलते फिरते भी कर सकते हैं, योगाभ्यास के द्वारा भी आपको सिखाया जाता है कि आपको क्या क्या मुद्रा लगानी है। शून्य मुद्रा है, लिंग मुद्रा है, आदित्य मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा है, और बहुत मुद्राएं तो लंबे समय के अभ्यास के बाद अपना स्थायी प्रभाव भी प्रकट करने लगती हैं। अब एक हाथ में जैसे हमने ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, हम लोग लगातार अभ्यास करते हैं योगा में कि ज्ञान मुद्रा जब हम लगाते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक्टिव होता है। ज्ञान, प्राण, पृथ्वी, अपान, ध्यान, सहज शंख एवं शंख मुद्रा, इनकी कोई सीमा नहीं होती। अधिक करने से अधिक लाभ होगा, कम करेंगे तो कम लाभ होगा। अब बाएं हाथ से जो मुद्रा की जाती है वो शरीर के दाएं
और के अंगों पर प्रभाव डालता है, और जो दाएं हाथ से मुद्रा की जाती है बाएं शरीर को प्रभावित करती है। यानी मुद्रा में उंगलियों का स्पर्श करते समय आपको दबाव बहुत हल्का और सहज लगाना चाहिए। कई लोग ऐसे एकदम तेजी से पुश करते हैं, ये पुश नहीं होना चाहिए, बहुत ही सहज भाव से आपको दोनों को टच करना है। तो ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। शेष उंगलियों को तान करके एकदम सीधा रखिए, लुंज पुंज नहीं रखना है, इसको एकदम सीधा रखना है ताकि इसका इफेक्ट आपको अच्छे से मिल सके। तो आप अगर मुद्रा सही से लगाते हैं तो इसका प्रभाव भी हमें सहज ही हमारे शरीर पर दिखना आरंभ हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर मुद्रा दी गई है कि हम इन सारी मुद्राओं को लगाकर अपने गर्भस्थ शिशु को ठीक कर सकते हैं। तो गर्भावस्था में आप बहुत सारी मुद्राएं हैं जो कि आप गर्भावस्था में नहीं लगा सकते हैं, जैसे सूर्य मुद्रा है या प्राण मुद्रा है। इन सभी को जब आप लगाते हैं तो आपके शरीर की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कुछ लिमिट है कि हम गर्भावस्था में कुछ लिमिट जो मुद्राएं हैं उसी को इस्तेमाल करें। शरीर को ये जो मुद्राएं होती हैं ये हमारे शरीर को शांत रखती हैं, मन शांत रखती हैं, और न्यूरोमस्कुलर जो सेंटर है उसको संतुलित करती हैं। माँ और शिशु के शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है उसे भी संतुलित करती है। तो हम कुछ मुद्राओं को देखते हैं। सबसे पहले आता है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा की ये स्थिति होती है जो अभी आपको बताया, इसमें नकारात्मक विचार कम करता है, सिर दर्द, अनिद्रा, क्रोध तथा समस्त मस्तिष्क यानी जो मस्तिष्कीय रोग आजकल आपको देखने को मिलते हैं, मेंटल डिसबैलेंस। तो बहुत सारा, जैसे बहुत बातों बातों में क्रोध आ जाना, बहुत चीजों को हमारे मस्तिष्क इतना कमजोर होता है कि हम उसको ये सामने परिस्थिति क्यों आ गई, हमें इतना ज्यादा क्रोध आ जाता है और हम अपने अपने हाथों से अपनी परिस्थिति को गड़बड़ कर देते हैं। तो आलस्य जो आता है, अनिश्चितता आती है, अस्थिरता आती है, घबराहट होता है, या किसी भी काम को करने में हमारा मन नहीं लगता। यहाँ तक कि जो भय होता है, जब हम मुद्रा लगाते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का वो पॉइंट जो एमिगडाला को प्रेजेंट करता है, तो हमारे डिप्रेशन, व्याकुलता और भय का नाश करती है जब हम ध्यान और मुद्रा लगाते हैं। एकाग्रता बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, अच्छे परिणाम हेतु बाद में प्राण मुद्रा आप कर सकते हैं। तो ध्यान मुद्रा ये तो हो गई आपकी ज्ञान मुद्रा। एक होता है प्रणव मुद्रा जो हमारी गर्भवती माताएं अक्सर क्लास में लगाती हैं। प्रणव मुद्रा क्या होता है कि आपको जब आप ध्यान करते हैं तो उसमें आपको कहा जाता है कि प्रणव मुद्रा लगाइए। तो प्रणव मुद्रा में आप ध्यान में तो बाएं हाथ में जो तर्जनी और आपका अंगूठा है उसको आप टच करते हैं, लेकिन प्रणव मुद्रा में क्या करते हैं, दोनों हाथों के अंगूठे के बेस से आपको इंडेक्स और मिडिल फिंगर को टच करना है। ये हो गई आपकी प्रणव मुद्रा। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में आप ये ज्ञान मुद्रा लगाते हैं और प्रणव मुद्रा आप ये लगाते हैं राइट हैंड में। तो अब हम इसकी सहायता से पूरा प्राणायाम करते हैं। जब हम इसकी सहायता से पूरा प्राणायाम करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट बहुत ही ज्यादा मिलता है जब हम इस मुद्रा को लगाते हुए प्राणायाम करते हैं। क्या मिलेगा? एक तो ये प्रणव मुद्रा है, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि जब आपके थंब और ये आपकी रिंग फिंगर, इन दोनों की सहायता से आप पूरा नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। अभी आपने समझा कि मुद्रा लगाकर जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये एनर्जी जो हमने योगा से एनर्जी को अपने अंदर धारण किया, उसे हम प्राणायाम के द्वारा पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं इस मुद्रा के द्वारा, या कोई भी प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, तो इसमें आपने अंगूठे की सहायता से पहले आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से आपको 3 बार श्वासों को भरना है। लंबी गहरी, हमेशा मैं कहती हूँ कि लंबी और गहरी श्वासों को भरना है। लंबा गहरा श्वास, छोटे छोटे जो श्वास लेते हैं ना वो जानवर लेते हैं। हमको जो मनुष्य शरीर मिला है तो हमें लंबी और गहरी श्वसन क्रिया करनी चाहिए। तो लंबी और गहरी श्वास लेने से हमारी आयु बढ़ती है। तो लंबी और गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, प्रैक्टिकल कीजिए। सभी गर्भवती माताएं वीडियो ऑन कर सकती हैं। फिर एक बार और लंबी और गहरी श्वास लेंगे, सेकेंड टाइम,
छोड़िए, एक्सेल करिए। तीसरी बार इनहेल करिए, लंबी गहरी, छोड़िए। अब इस रिंग फिंगर की सहायता से आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। अब राइट से आपको लंबी गहरी श्वास भरनी है। इनहेल, एक्सेल, सेकेंड टाइम, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, थर्ड टाइम, रिलीज करिए। अब आपको इसे दोनों हाथों की मुद्राओं को नी जॉइंट्स पे रखना है। लंबी गहरी श्वास भरा, मुंह से, जैसे हम मोमबत्ती बुझाते हैं उस तरह से मुंह से हमें फेंकना है। इसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। ये पूरा 7 स्टेप है, लेकिन 1 नाड़ी शोधन। अगर आपको, आप जैसे प्राणायाम कर रहे हैं तो आंखें बंद करके करेंगे, फिर दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, खूब तेजी से घर्षण करके इसे अपने चेहरे पे लगाएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ये पूरा जो प्रक्रिया हुआ, ये प्राणायाम की प्रक्रिया हुई, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम। कई बार हमें गलत तरीका बताया जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम का, तो आज का सेशन इसीलिए लिया गया कि नाड़ी शोधन करने का सबसे जो ऋषि मुनि जिस नाड़ी शोधन को बताते हैं वो यही नाड़ी शोधन है। जब हम ये प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमारी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, दोनों पूरी तरह से स्वच्छ होती है। ईड़ा को हम कहते हैं चंद्र नाड़ी और पिंगला को कहते हैं सूर्य नाड़ी। इन्हीं दोनों के संतुलन से हमारा शरीर बैलेंस होता है। तो जब हमारा सूर्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। चंद्र बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, यानी आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगी। तो इसीलिए ये पूरा नाड़ी शोधन जब हम प्राणायाम करते हैं तो गर्भवती माताओं को इंस्टेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है। गर्भवती माताओं के साथ जो बच्चे हैं, मुझे याद है, शायद हमारे वॉलंटियर्स को भी याद होगा, हमारे साथ एक डॉक्टर्स जुड़ी थी जिनके बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा था। उनको डॉक्टर ने बताया था कि ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है। तो वो गर्भवती माता ने 10 दिन हमारे साथ जुड़कर प्राणायाम वाला सेशन जो हम मॉर्निंग में लेते हैं 7 to 8, तो पूरा उन्होंने सेशन कवर किया था। और आप सोचिए 10 दिन के अंदर जब उन्होंने टेस्ट कराया तो बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन इंस्टेंट पहुंचती है। तो ये क्रिया जो है, जो इंस्टेंट ऑक्सीजन जा रही है ब्रेन में, ये सिर्फ और सिर्फ नाड़ी शोधन से आता है। इसीलिए गर्भवती माताओं को दोनों टाइम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है। और सही नाड़ी शोधन, बहुत सारा यूट्यूब जो है दिखाता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम हम कर तो रहे हैं लेकिन वो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, वो नाड़ी शोधन नहीं होता। लेफ्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में सही जानकारी, यानी कि आपने सेम मुद्रा लगाई हाथों में, ये है प्रणव मुद्रा राइट हैंड में और ये है प्राण मुद्रा, सॉरी ज्ञान मुद्रा। तो इसकी सहायता से अब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो फिर से आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, ध्यान से सुनिएगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको श्वास भरनी है, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से रिलीज करिए, फिर राइट से श्वासों को भरिए और लेफ्ट से रिलीज करिए। तो ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम था। तो इससे हमारी सूर्य, अगर आपको लगता है कि आपका चंद्र बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत आपका शरीर ठंडा रहता है, तो आप सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरिए, लेफ्ट से रिलीज करिए। अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है, आपके अंदर शरीर की गर्मी बहुत ज्यादा है, तब आप क्या करेंगे, चंद्र से स्टार्ट करेंगे, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको श्वासों को भरना है, राइट से रिलीज करना है। तो ये तरीका होता है अपने शरीर को बैलेंस करने का, यानी हम अपने सूर्य और चंद्र नाड़ी को स्वच्छ कर सकते हैं प्राणायाम के माध्यम से, और अपनी चंद्र नाड़ी को स्वच्छ कर सकते हैं, यानी अपने बॉडी का टेम्परेचर हम खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा जब आप लगाते हैं तो इसका जो, बहुत सारे साधक ऐसे ही लगाते हैं। हमें क्या करना है,
लेफ्ट को नीचे रखना है, राइट को ऊपर रखना है। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखें। तो ये आपकी मुद्रा हो गई, यानी लेफ्ट आपका बाहर हुआ और राइट आपका धीरे से जाके इसको टच करेगा और दोनों अंगूठों को आपने ऐसे मिला दिया। सभी को पिक्चर क्लियर है? ओके। तो ये जो होता है ध्यान मुद्रा है, इसको आपको कहाँ रखना है? अपने गर्भ शिशु के यहाँ पर रखना है, नाभि चक्र के जस्ट नीचे। तो ये जो ध्यान मुद्रा है, इससे आपका डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित होता है आपके सोल से, यानी आपके गर्भ शिशु से। ये कनेक्शन जब आप ध्यान आप रेगुलर करते हैं, जब आप योगा सेशन में आते हैं और ध्यान मुद्रा लगाते हैं, तो ये आपके अंदर ओज और एकाग्रता, ओज क्या है? अभी हम लोगों ने आहार की कक्षा की थी कि जो हमारे सप्त धातु बनते हैं, उसमें ओज होता है। ओज मतलब शरीर का तेज, जिसे हम तेज कहते हैं। ये मणिपुर चक्र की जठराग्नि जितनी अच्छी जलेगी, आपके अंदर ओज उतना ही विकसित होता है। यानी चेहरे पे चमक जो आपको दिखाई देती है, स्किन बहुत स्निग्ध दिखाई देती है, स्किन पे एक चमक दिखाई देती है, इसे ही हम ओज कहते हैं। और बच्चे के अंदर ये मुद्रा लगाने से बच्चे के अंदर एकाग्रता में वृद्धि होती है। ध्यान की जब आप एक उच्चतर स्थिति में अगर आप पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा दोनों एक साथ करने पर दोनों के आपको लाभ मिल सकते हैं। तो इसीलिए जब आपको ध्यान कराया जाता है तो आपको कहा जाता है ध्यान मुद्रा। तो जो बहुत सारी नई गर्भवती माताएं हैं, उन्हें आज ये पता लगा होगा कि ध्यान मुद्रा किसे कहते हैं। जब भी आपको ध्यान मुद्रा बताई जाए कि आप वो ध्यान करने जा रहे हैं, तुरंत आपका जो हाथ है वो इस पोजीशन में, यानी लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, और इस पोजीशन में आपका होगा अंगूठा एक दूसरे को टच करता हुआ। तो इस पोजीशन में आप अपने सोल टू सोल कनेक्शन स्थापित करते हैं अपने बच्चे के अंदर, और जो भी आप कहते हैं बच्चा पूरा जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बच्चा पूरी तरह से सुन रहा होता है और उसे फॉलो करता है। एक बहुत ही आश्चर्यजनक आपको लाभ दिखता है कि जब आप ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, तो जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो कई बार ये पाया गया है कि बच्चा ज्ञान मुद्रा लगाते हुए ही बाहर आता है। हम संसार में उसको देख सकते हैं कि हर बच्चे के अंगूठा और ये इंडेक्स फिंगर ऐसे टच किया हुआ बच्चा जन्म लेता है। तो ये बहुत ही अद्भुत विज्ञान है जो माँ रेगुलर प्रैक्टिस में आती हैं, योगा करती हैं हमारे साथ, तो बच्चों की ऐसी-ऐसी पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करती हैं। हमारे एक ग्रुप है, उसमें गर्भवती माताएँ अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। तो ये सारी वीडियोज़ उसमें है, पिक्चर्स हैं, जो हम आपको समय मिलेगा तो दिखाएँगे। तो इसमें बच्चे इस तरह का पिक्चर्स लेकर आते हैं। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट जो मुद्रा है वो बताते हैं, जिसे हम अपान मुद्रा कहते हैं। ये अपान मुद्रा जो है, अनामिका और मध्यमा दोनों को टच करते हुए अंगूठे को टच करना है, यानी इसके अग्रभाग को मिलाना है। ये क्या करता है, हम बचपन में हमें याद होगा, आपको याद होगा, आप ऐसे करके हिरन बना के परछाई इसको हम ऐसे-ऐसे करते थे ना, तो हिरन बन जाता है जब हम लाइट की रोशनी ऑफ करते हैं और कहीं दीवार पे परछाई देखते हैं। यही वो अपान मुद्रा है जो हमारे शरीर से जो हमारे टॉक्सिन है वो बाहर निकालता है। कभी-कभी जब होता है कि हमें नेचुरल तरीके से पेन नहीं होता है, तो हम ये मुद्रा लगाकर अगर हम प्राणायाम और ध्यान करेंगे, तो इसमें हमारे जो शरीर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए अग्रसर होता है। इसीलिए जब हम कहा जाता है कि आप जब अपान मुद्रा लगाते हैं, तो शरीर का टॉक्सिन दूर होता है, मल जो आपका बहुत दिनों से आंतों में चिपका हुआ है और जगह-जगह आपको एलर्जी होती है, खुजली होती है, तो इन सब से बचने के लिए भी आप अपान मुद्रा लगा सकते हैं, ताकि आपको कब्ज़, बवासीर, मधुमेह, इन सारे प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। जिनका बीपी बहुत लो होता है, उनको भी हम ये मुद्रा लगवाते हैं ताकि उनका रक्तचाप अच्छा हो सके। शरीर को योग की उच्च स्थिति में पहुंचाने के लिए, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्वच्छ स्थिति की प्राप्ति के लिए भी ये मुद्रा लगाई जाती है। अब आप देखिए, हमारे पूरे शरीर में 10 छिद्र हैं जिससे कि हमारे बॉडी का टॉक्सिन निकलता है। यानी हमारा आँख है, आप सो के उठते हैं, कीचड़ के रूप में आपके अंदर से विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं। नाक है, कान है, हर तरफ से आपके विजातीय तत्व दूर होते हैं। अगर बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकलेगा तो हमारे पूरे शरीर में एक खुजली या एलर्जी हमें महसूस होती है।
तो जिन भी गर्भवती माताओं को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो या बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा लगे कि बहुत खुजली हो रही है, तो ये अपान वायु मुद्रा लगा सकते हैं। तो ये कुछ मुद्राएँ थीं, जिसको आपसे शेयर किया गया। गर्भावस्था में इन मुद्राओं का हम अगर उपयोग करते हैं, तो हम स्वस्थ भी रहते हैं और अपनी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ मुद्राएँ आपको बताई गई और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, वो ये है कि गर्भावस्था के दौरान आप मुद्रा लगाकर आप टहल सकते हैं। यानी शरीर के विभिन्न भागों में रक्त संचार बढ़े, मांसपेशियाँ आपकी अच्छी हों, हृदय, मस्तिष्क और अन्य अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको टहलना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के तुरंत बाद आप बिस्तर पे नहीं जाइए, आप अपने रूम में ही एक थोड़ा-थोड़ा आप पेट पे हाथ रखिए, गर्भ संवाद के माध्यम से छत पे टहल सकते हैं, कमरे में टहल सकते हैं, हस्बैंड के साथ टहल सकते हैं, ताकि आप कुछ पॉजिटिव बात कीजिए। जब आप हस्बैंड के साथ टहलते हैं, ऐसा नहीं कि दिन भर हमारे साथ जो गतिविधियाँ हुई हैं, जो नेगेटिव चल रहा है, उसी को हम हस्बैंड से शेयर कर रहे हैं। आप अपने गर्भस्थ शिशु को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके गर्भ में एक बच्चा है, जो आपकी सारी बातों को सुन रहा है। खासकर 8वें 9वें महीने में जब बच्चा 5000 शब्द को यूज़ कर रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है आपसे, तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव बातों का अपने जीवन साथी से शेयर करें। आपने आज बच्चे को क्या संदेश दिया, आप अपने बच्चे को कैसे अच्छी-अच्छी बातें सिखा रहे हैं, कौन-सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप बात करें। जब आप टहलते हैं तो हृदय और मस्तिष्क आपके साथ-साथ बच्चे के अंदर भी वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। कैलोरी बर्न करके एक आदर्श दिनचर्या यानी एक अच्छा वजन आपको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि गर्भावस्था में हम सिर्फ बैठे हुए हैं, तो हम खूब सारा वेट गेन कर रहे हैं। तो इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है जब आप खाना खाते हैं, तो उसके बाद आप टहलना स्टार्ट करिए। मॉर्निंग सिकनेस जो आपका जी मचलाना, उल्टी या इस तरह का कब्ज़, हाज़मा और गले में जो जलन रहती है हमेशा, कई गर्भवती माता कहती हैं, "मैं तो कुछ भी बाहर का नहीं खाई हूँ, फिर भी एसिडिटी क्यों हो रही है?" तो एसिडिटी इसलिए हो रही है क्योंकि हम बेड रेस्ट पे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम अपने शरीर को अगर आप चलना-फिरना नहीं देंगे और आप सिर्फ़ खाते रहेंगे, तो आपके गले में एसिडिटी होना स्वाभाविक है। अगर खाना नहीं पचेगा, तो गले में जलन तो होगी ही। इसीलिए आपको थोड़ा-सा उठ के टहलना चाहिए, पैरों की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, हाथों-पैरों को हिलाना चाहिए। जो सूक्ष्म व्यायाम आपको बताया गया है, कई गर्भवती माताएँ जो बेड रेस्ट पे होती हैं, कई बार वीडियो ऑन नहीं करती हैं और जब वीडियो ऑन करती हैं, तो कितना गलत तरीके से कर रही होती हैं। कल या परसों मैंने देखा था कि अब ये हाथ एकदम सिकुड़ा हुआ है, ऐसे। ये हथेलियाँ ऐसे झुकी हुई हैं और ये सूक्ष्म व्यायाम चल रहा है। ये क्या है? आपको वीडियो ऑन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आप हाथ एकदम स्ट्रेट रखिए। जब आप बेड रेस्ट पे हैं, तो भी आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास करिए पिलो की सहायता से और हाथों को जब तक आप स्ट्रेट नहीं रखेंगे, तो ये आपका जाना चाहिए या आप शोल्डर टच कर रहे हैं, तो ये हाथों को पूरा खोलिए तो ये हाथ पूरा खुलेगा नहीं और ये हाथ ऐसे लुंज-पुंज है बस ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है करने का। योगा बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए, इसीलिए आपको कहा जाता है बार-बार कि प्रॉपर तरीके से वीडियो ऑन करके करिए। योगा इंस्ट्रक्टर आपको देखता है, आपकी पोज़ीशन देखता है, आपके मेरुदंड की स्थिति देखता है, एक-एक बारीकी को देख कर के योगा कराया जाता है। इसीलिए वो योगाचार्य होते हैं। हम लोग जो योगा करा रहे हैं आपको, तो एक योगाचार्य क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में ऊपर से ऑनलाइन योगा बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आपको कहा जाता है वीडियो ऑन करके प्रॉपर तरीके से बैठ के आपकी बारीकियों को जाँच करके वो योगाभ्यास कराया जाता है। ताकि कब्ज़, उल्टी और जो गले में जलन है, इससे आपको राहत मिले। रात्रि के भोजन के बाद आपको हल्दी वाला दूध लेना है। हल्दी वाला दूध किसे कहते हैं? गोल्डन मिल्क जो आपको हमेशा दिनचर्या में बताया जाता है कि आप एक दूध आपने गरम किया और दूसरे पैन में आप थोड़ा-सा घी लीजिए। घी में हल्का-सा चुटकी भर गैस को बंद करके हल्दी डालिए और उसमें आप दूध पलट दीजिए। इससे क्या होता है, हल्दी में जो कुरकुमीन होता है, यही आपका मेन एक्टिव हो जाता है जब आप उसको थोड़ा-सा फ्राई करते हैं दूध को।
इसे ही हम गोल्डन मिल्क कहते हैं। जैसे ही ये कुरकुमिन एक्टिव होता है, ये आपकी त्वचा की रंगत को निखारता है। जब आप हल्दी वाला दूध लेते हैं, तो जो आपका पेल्विक इस समय बढ़ रहा है, जिससे कि आपको हमेशा कमर में दर्द होता है, तो वो भी आपका इससे ठीक होता है। जो छोटी-छोटी दर्द है पूरे कमर में, बॉडी में, उसे रिलैक्स करता है। एंटीसेप्टिक है, हाज़मा ठीक रखता है, नींद अच्छी करता है, इसीलिए आपको कहा जाता है गोल्डन मिल्क बनाकर पीजिए। आप चाहें तो उसमें अगर आपके जगह अगर बहुत ठंड वाली है, बारिश हो रही है, तो हल्का-सा उसमें काली मिर्च मिला सकते हैं, बहुत ही चुटकी भर। अपनी गर्भावस्था, अपने माहौल को देख कर के आपके यहाँ गर्मी है या सर्दी है, जैसा आपका वातावरण है, उस हिसाब से आप काली मिर्च मिला सकते हैं। ये दोनों आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। गर्भावस्था में एक मधुमेह है जो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ये जब आप 9 महीने तक पूरा आप टहलते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो ये आपको बचा लेता है। थायरॉइड और मधुमेह अगर कभी निकल जाता है आपका प्रेगनेंसी में, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हार्मोन्स के इम्बैलेंस से ये होता है। सावधानियाँ क्या रखनी है? टहलते समय आप ये देखिए कि आप जूता पहन के अगर घर के अंदर टहल रहे हैं तो मत टहलिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो अपनी स्थिति को ध्यान रखिए कि बाहर आपको बहुत दूर तक नहीं जाना है, तब आप प्रॉपर जूता पहन के जाइए, ताकि आप ठोकर खा के गिरे नहीं। बहुत ही सावधानी से आपको टहलना है, हस्बैंड का हाथ पकड़ के आराम से टहलिए। जल्दी या तेज़ से आपको नहीं टहलना है, बहुत जल्दी-जल्दी भागे जा रहे हैं क्योंकि दीदी ने कहा है टहलने के लिए, तो अब हम खूब तेज़-तेज़ वॉक कर रहे हैं, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस आप बढ़ा सकते हैं अपनी। तो इसलिए आराम से टहलिए। टहलने का मतलब वो वॉकिंग नहीं है जो साधारण लोग करते हैं। टहलने का मतलब होता है कि आप अपने अंदर से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहे होते हैं। साँस फूलना, गर्मी लगना और थकान लगने पर थोड़ा-सा रुकिए, बैठ जाइए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, मुझे तो टहलना ही है। ये सब आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। जो लोग योग करते हैं, शरीर बहुत जल्दी ही अपने वातावरण को अपना लेता है और बहुत जल्दी आपके ओरिजिनल जो आपका अ, काया है, जो शरीर का स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत जल्दी अपने आप को ढाल लेता है। क्यों? क्योंकि आपने 9 मंथ तक योग को महत्व दिया है। जो लोग योग करते हैं, उनका पोस्टनैटल बहुत ही आराम से गुज़रता है। उन्हें ना तो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार जो पोस्टनैटल डिप्रेशन होता है, उन सब से वो गर्भवती माता बची होती हैं, जो रेगुलर योग करती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है या उमस है, तो आप प्रेफ़र करिए कि आप अपने रूम में ही टहलिए। थोड़ा पंखा चला के टहलिए और पानी ज़रूर रखिए साथ में, ताकि जब भी आपको प्यास लगे, तो आप उसे अवॉइड ना करें। 1 घूँट पानी आपको ज़रूर पीना है। जैसे अभी दीदी को याद आया, लक्ष्मी दीदी को। तो आप 1 घंटे का क्लास कर रहे हैं, तो आपको पानी पीते रहना है। आपको अपने को हमेशा हाइड्रेट करते रहना है, ताकि बच्चे के अंदर पानी की कमी ना हो। क्योंकि आजकल गर्मी है, उमस है, बारिश का वातावरण है, तो बारिश में हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, हरे पत्तेदार सब्जियों को थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें कीड़े आ जाते हैं। बहुत ही माइन्यूट अंडे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, तो इसलिए हरी सब्जियों से बचेंगे, दही खाने से बचेंगे और रात्रि में दही हमें अवॉइड करना चाहिए। आप अधिक से अधिक टहलने का अभ्यास करें, यानी आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। आप एक रेंज तैयार कीजिए, जैसे 15 मिनट्स। आप मॉर्निंग में 15 मिनट्स आपने वॉक किया, फिर आप योगा सेशन में आए, फिर इवनिंग में आपने 15 मिनट्स वॉक किया, उसके बाद आप सोने चले गए। तो ये ध्यान रखिए और खाना सूर्योदय के समय जब आपकी जठराग्नि बहुत तेज होती है, उस समय आप हेवी लंच लीजिए और जब रात में आपका जठराग्नि स्लो हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तो थोड़ा-सा आप हल्का खाइए। तो आपको गले में कभी भी कब्ज़ या गले में जो जलन की शिकायत होती है, वो नहीं होगी। इसी के साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे। सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज़ है हास्यासन। जो गर्भवती माताएँ जितना खुश रहती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके आप जितना प्रसन्न रहेंगी, आपका बच्चा उतना ही हेल्दी और हँसमुख चेहरा लिए हुए आएगा। तो हम हमेशा ये कराते हैं योगा सेशन में हास्यासन। अगर आपको हँसी नहीं आ रही है, आपको लगता है कोई बात ही नहीं हुई हँसी की, तो हम क्यों हँसें? तो ऐसा नहीं है, आप शीशे के सामने जाइए और देखिए हमारे सारे जो बुज़ुर्ग हैं, पार्क में आपने देखा होगा
कि सभी लोग हाथों को फैला के हंसते हैं। हाथों को फैला के हंसने का क्या मतलब है? हाथों को फैला के हंसने का मतलब है कि हम ब्रह्मांड से वो एनर्जी ले रहे हैं अपने पाम के द्वारा। ये जो हमारे हाथ होते हैं ना, ये कम नहीं होते, इसमें विद्युत स्फुलिंग होती है। ये, यस, वेरी गुड लक्ष्मी दीदी। तो ये जो होते हैं ना, ये ब्रह्मांड से हमें एनर्जी दे रहे होते हैं। तो जब हम नकली हंसी हंसते हैं तो हमारे माइंड को एक संदेश जाता है कि मैं खुश हूँ। अब मैं खुश हूं तो माइंड उसी तरह का हार्मोन्स रिलीज करता है और हमारे चेहरे की चमक बढ़ती है, हम पूरी तरह से खुश रहते हैं। और प्रसन्न मुद्रा लिए हुए अगर हम खुद रहेंगे तो हमारा बच्चा एकदम हंसमुख आएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। अ, अभी आपके कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं। किसी का प्रश्न है क्या? संकोच नहीं करना है, आपकी फैमिली है, बिल्कुल निसंकोच होके पूछिए। बोलिए ऋचा दीदी। मेरा क्वेश्चन था जैसे ना, अब मेरा 7th में स्टार्ट हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से ना मुझे भूख लगनी बंद हो चुकी है। वेट गेन मेरा वैसे ही हो रहा है, मतलब मैं खुद से नहीं, जैसे अगर मैं कुछ खाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है उससे। फिर वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, इवन की खिचड़ी भी नहीं खा पा रही हूँ। तो यानी डाइजेस्टिव फायर जो है आपका मंद पड़ चुका है, तो उसके लिए पता नहीं क्योंकि स्टार्टिंग से ना 52 दे रखी है मेरे को डॉक्टर ने ना। तो जैसे मेरे को पीसीओडी था, तो इस वजह से ना मेरा वेट गेन भी ज्यादा है, थोड़ा एंजाइटी आप योगा भी सेशन ज्यादा हो में जाती आते है। हैं? आपको तो नहीं देखा मैंने। नहीं, मुझे मना किया उससे। नहीं मना क्योंकि है, मुझे ना फिर भी जैसे बात देखिए करते योगा, देखिए एक बात आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, योगा सेशन में सिर्फ योगा नहीं होता। बेड रेस्ट की बहुत सारी हमारी गर्भवती माताएं हैं जो बेड रेस्ट करते करते भी योगा में फिर से मतलब कहते हैं ना, बेड रेस्ट पे योगा करते करते वो ठीक हो गई। समझ रहे हैं आप? तो हाँ, हमारे साथ ईशा दीदी जुड़ी थी महेंद्रगढ़ की, वो बेड रेस्ट थी, धारणी दीदी के साथ थी। उन्होंने बेड रेस्ट के समय योगा सेशन स्टार्ट किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब 8वां 9वां महीना आया, वो पूरा खड़े होकर फिर उन्होंने सारे आसन के डॉक्टर की परमिशन से। क्योंकि बेड रेस्ट के समय जब हम योगा करते हैं ना, तो ये सिर्फ योगा सेशन नहीं होता है, इसमें मेडिटेशन होता है, प्राणायाम होता है। अभी जो प्राणायाम के आपने महत्व जाने, तो आपका डाइजेस्टिव फायर जो है क्यों स्लो है? क्योंकि हम प्राणायाम नहीं करते, हम प्राणायाम नहीं करते, हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जो मुद्राएं बताई जाती हैं, तो इसमें आप लगा सकते हैं वो मुद्राएं, तो आपका डाइजेस्टिव फायर वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि मैंने 4th मंथ में तो किया आपका सेशन, जो 4th मंथ से स्टार्ट किया था मैंने करना। हाँ, फिर तब तो मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद नहीं किया। उसके बाद जैसे मेरे को बैठने में उठने में ना काफी दिक्कत होती थी, तो वो बन नहीं फिर पाई वो आपने चीज छोड़ ना, दिया क्योंकि ना बहुत दीदी। से काम। अभी हाँ जी, हाँ, अभी मैंने आप कंटिन्यू योगा नहीं किया। सेशन, हाँ, अभी देखिए आप योगा सेशन में आ सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है, आप अपने ये जो अनुलोम विलोम आपको प्राणायाम बताया ना, इसमें आप दाहिने नाक से अपने राइट जो नॉस्ट्रिल है वहां से श्वासों को लीजिए और लेफ्ट से छोड़िए। सुन रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, राइट से लेके लेफ्ट से। हाँ, जैसे अभी जो आपको प्राणायाम बताया ना, आपको ये मुद्रा लगानी है। आप ये सूर्य मुद्रा भी लगा सकती है, लेकिन चूंकि गर्भावस्था है ना, इसलिए ये सब नहीं बताया जाता है, क्योंकि गर्मी बढ़ सकती है बहुत ज्यादा। ये मुझे तो ऑलरेडी आप गर्मी जैसे, बहुत ज्यादा लगती है, हाँ, तो ये जो मेरा बीपी प्रणव हाई मुद्रा रहता है, है। आप योगा सेशन में दीदी पहले तो रेगुलर आइए, 7 से 8 जो होता है। दूसरा, ये जो प्राणायाम की ये जो मुद्रा है ना, इसमें आपको क्या करना है, आपको राइट नॉस्ट्रिल से, हम जैसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट से रिलीज करते हैं ना, लेफ्ट से किया, राइट से रिलीज किया। आपको क्या करना है, राइट से लेना है, सांसों को भरिए और लेफ्ट से रिलीज करिए। तो इस तरह से आपका, आप इसको करके देखिए 1 महीने तक और मुद्रा लगा के। और अगर आप योगा सेशन में आ सकते हैं तो जरूर आइए। ठीक है, योगा सेशन में आएंगे ना, तो आप जब सारा चीज करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो बेड रेस्ट हुआ है ना, वो धीरे धीरे ठीक भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लिया जाता है, योगा का सेशन मिस नहीं करना चाहिए। आप जिस स्थिति में हैं, आपको उसी के अनुसार योगा बताया जाएगा। अगर आप बेड रेस्ट पे हैं तो आपको बेड रेस्ट का ही योगा बताया जाएगा, है ना।
आप घर के अभी इस समय बैठे हुए हैं ना, आपको बैठ के ही कराएंगे। हर जो ट्राइमेस्टर है उसके अनुसार योगा कराया जाता है ना। ऐसा नहीं कि आपके साथ आपके शरीर, आपके जो डॉक्टर्स की सलाह है उसके अनुसार ही बहुत सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं। ऐसा नहीं है योगा में बहुत ज्यादा उठक पटक होती है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए आप इस बात से। और ये पूरा पैकेज है जिसमें कि योगा है, आपका प्राणायाम है, ध्यान है, और साथ में गर्भ संवाद है जो हम विजुअलाइजेशन एफर्मेशन कहते हैं जिसे। तो ये एफर्मेशन के दौरान आप अपने बच्चे के अंदर वो सारा जो कह रहे हैं, आपको शुरू में ही बताया गया ना कि जो भी डाटा आप फिट करेंगे वो ठीक वैसा ही रिएक्ट करेगा बच्चा। तो ये सारा आप प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं कहती हूँ आजकल के हम लोग, आजकल के गर्भ पीढ़ी संवाद है, तो तो मैं करती प्रैक्टिकल करके देखिए हूँ। दीदी। बोलिए। गर्भ संवाद तो मैं करती हूँ, जैसे वो जो आप म्यूजिक भेजते हो वो भी सुनती हूँ, कहानी वगैरह भी सुनती हूँ। वो मतलब मैं अपने तरीके से बच्चे को बता भी देती हूँ, जैसे बात करती हूँ ना। तो गर्भ हम्म संवाद की कोई टाइमिंग नहीं है, जिस टाइम भी जैसे बात करती हूँ ना, जैसे कोई भी चीज हुई। जैसे एक बार हमने क्लास उन्होंने कहा था, ब्रश करते वक्त बता दो, नहाते वक्त बोल दो, पूजा पाठ करते वक्त बोल दो। दीदी, गर्भ संवाद इतनी छोटी छोटी बातों के लिए नहीं है, वो तो आप करेंगे तो बच्चा स्वयं ही सीख रहा है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है। एक बार क्लास हुई थी, उन्होंने बच्चा ना जल्दी सीखे, 5th मंथ में हुई थी शायद वो क्लास। अभी तो हो गए 2 महीने इस बात को। दीदी, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। गर्भ संवाद इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तो है ही नहीं। गर्भ संवाद देखिए, जितना चिंतन आपका बड़ा होता जाएगा उतना ही उत्कृष्ट बालक होगा। हम सिर्फ ब्रश और मंजन और इसमें ही फंसे रह जाएंगे तो बच्चा वही सीखेगा। वो तो आप करके भी बता सकते हैं ना। मैं कह रही हूँ कि बच्चे को आप अब्दुल कलाम बनाइए ना। आप बच्चे के जो इमोशंस, अपने चिंतन को और आपकी बढ़ाइए। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है दीदी, क्लियर है। दीदी, आपका वो नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ जी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि गर्भ संवाद हमारे रेगुलर जो हम काम करते हैं वो तो परफेक्शन में करते हैं ना। अब हमको ब्रश करना हमें कोई सिखाता नहीं है, हम वो जानते हैं और हम वो कर रहे हैं। और हम वो कर रहे हैं तो हमारा बच्चा ऑटोमेटिक सीख रहा है। या हम नहा रहे हैं, बहुत शांति से नहा रहे हैं, वो बच्चा ऑटोमेटिक सीख रहा है। अगर हमको अपने बच्चे को कुछ और बनाना है, महामानव बनाना है, कुछ साइंटिस्ट लेवल पे बनाना है, तो हमको उस तरह का करना पड़ेगा एक्टिविटी। जैसे कि हम सुडोकू खेल सकते हैं, हम मैथमेटिक्स खेल सकते हैं, हम साइंस के रिसर्च देख सकते हैं, हम गीता पाठ सुना सकते हैं, हम रामायण की पंक्तियां सुना सकते हैं। और लेवल ऊंचा करिए ना। जितना लेवल आप ऊंचा करेंगे उतना ही बच्चे के अंदर डेवलपमेंट दिखेगा। आप जितना ही सिर्फ नहाते समय रोना नहीं, मालिश करते समय रोना नहीं, ये सब तो आम बातें हैं, ये तो जनरल बातें हैं दीदी। इसको तो आप हर मोमेंट पे कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप महामानव बना सकते हैं बच्चे को। आप ऐसा बना सकते हैं कि लोग उसको जाने के बाद भी याद करें। ये करके देखिए। आओ गढ़े के बच्चे तो वैसे ही लाखों में एक दिखते हैं। आप जनरल खाली ग्रुप से जुड़ जाइए, आप वो सारे फॉलो करिए, बच्चे आपके वैसे ही उत्कृष्ट बन जाएंगे। लेकिन हम यहाँ क्या तैयारी कर रहे हैं? हम उसे ऋषि सत्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम उसे डॉक्टर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स नहीं जो आजकल चीड़-फाड़ करके और पैसे लेके, इमोशंस है ही नहीं, वो डॉक्टर्स नहीं। वो डॉक्टर जो रिसर्च करता है, भावनाओं को समझता है, संवेदनशील होता है, जो दूसरे की करुणा से द्रवित हो जाता है, जो पेशेंट आए तो ये कहे कि डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम मेरे पे भरोसा रखो। ऐसा डॉक्टर आपको कहाँ मिलेगा? आप सोच सकते हैं ऐसा डॉक्टर कोई आपको कहे? आज ऐसे डॉक्टर्स की कमी है। जो आप आजकल डॉक्टर सीधे मुंह बात नहीं करते, आपको बताएंगे नहीं, आपको दवा लिख के दे देंगे। आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे कौन सी दवा खानी है, कौन सी नहीं खानी। आप क्यों दवा खा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि डॉक्टर्स बाकी सबको वो समझते हैं। हमें ऐसा महामानव बनाना है जो दूसरे के दर्द को समझे, जो करुणा से द्रवित हो जाए, उसे पता चले कि सामने वाला जो पेशेंट आया है वो परेशान है, मुझे उसका वो परेशानी दूर करना है। वो बस एक बार कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना कहने से ही आधा पेशेंट ठीक हो जाता है।
डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, इतना कहने से पेशेंट ठीक हो जाता है ना? तो हमें ऐसा महामानव बनाना है जो हमारे साथ-साथ हमारे जो जनरेशन है उसको भी उत्कृष्ट ले जाए, बहुत ऊँची कक्षा की बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। यस रीमा दीदी? दीदी प्रणाम। मुझे ये पूछना था कि रात में ना अभी थोड़ा नींद कम रह रही है। जैसे कि रात में योगा करके मैं सोती हूँ 10:30 में, 11 बजे तक बेड पे चली जाती हूँ, बट फिर रात में है कि 2-3 बार उठना पड़ता है बाथरूम के लिए, तो उसके बाद से धीरे-धीरे सुबह नींद कम हो जाती है। अच्छा, एक्चुअली योगा में जब आप आते हैं ना रात में, आपका तो उधर उस समय रात हो रही होती है ना? हाँ, कहाँ से हैं दीदी आप? बोस्टन से। से। तो उस समय रात हो रही होती है और रात में आप योगा करते हैं। आपने सुना होगा योगा से हम दिन भर एनर्जी गेन कर लेते हैं, है ना? हम्म एनर्जी हम्म इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो नींद कैसे आएगी, है ना? तो जब आपको ध्यान हम्म जब हम कराते हैं ना रात में, हम्म जैसे हम लोग के यहाँ तो दिन होता है इस टाइम, तो जब हम आपको ध्यान के सेशन में बैठाते हैं ना, तो आप ऐसी पोज़ीशन में लेट जाया करिए कि आपको ध्यान में नींद आ जाए। हाँ, तो वो वो टाइम नींद आती है जब भी आप ध्यान वाला पाठ कराते हैं ना, तब मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। तो आप सो जाया करिए उसी टाइम। तो वो जो अच्छा। नींद होगी ना बहुत गहरी हम्म होगी, फिर आप उठिए ही हम्म मत। आप ये मत सोचिए दीदी मेरा वीडियो ऑन है, दीदी देख रही होंगी, ऐसा कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है। हम एक हम्म फैमिली हैं और हम ध्यान जैसे कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आपके यहाँ रात होती है, तो आप उस टाइम पे बिस्तर पे जाइए, सो जाइए। हम्म सो करके उसी समय जब आप ध्यान में बैठते हैं ना, लाइट ऑफ करके अपना पूरा पोज़ीशन ले लीजिए, सोने का। जी। तो ये जो नींद होगी ना, ये पूरी तरह से बॉडी और माइंड के लिए एक रिलैक्सेशन प्रोसेस बन जाएगी। यानी इसे हम योग निद्रा कह सकते हैं। ये हम्म बहुत ऊँची अवस्था है, इसे हम जो योगी होते हैं ना, उसे निद्रावस्था कहते हैं। हम्म हमारे शरीर की 4 स्थिति होती है ना, एक होती है निद्रा अवस्था, एक होती है सुषुप्ति और उसके ऊपर जो हम जाते हैं वो तुरीय अवस्था जो ऋषि सत्ताएँ करती हैं। यानी एक अलग ही मोड में हमारा माइंड चला जाता है। तो जो निद्रावस्था है वो भी लाना बहुत मुश्किल होता है। हम सोते हैं लेकिन हज़ार सपने देखते हैं, तो ऐसी अगर निद्रा आ जाती है तो दीदी उस टाइम पे आप सो जाया करें। उठ के फिर बाद हाँ। में फीडबैक देने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? जी। तो नेक्स्ट आप यही करिए और वॉशरूम अगर बीच में आपको एक्सरसाइज़ में लगता है तो आप हो लीजिए, लेकिन ध्यान के समय अपना बेड कंप्लीट करके सो जाइए। क्योंकि एनर्जी इतनी बढ़-चढ़ जाती है क्योंकि आप ने फीडबैक में सुना होगा कि जो बहनें योगा करती हैं दिन भर एकदम एनर्जाइज़ रहती हैं, क्योंकि प्राण शक्ति बढ़ती है और ये प्राण शक्ति अगर बढ़ेगी तो नींद आएगी नहीं, उनकी नींद कम हो जाती है। इसे तो योगी कम सोते हैं ना, देखिए। दीदी दिन भर तो ठीक लगता है, दिन भर उठ के सुबह बस चल लिया, खाने के बाद 30 मिनट्स वॉक कर लिया, इधर हुँ, उधर एक्टिव रहती हूँ, फिर लगता है कि यार रात में क्यों नहीं नींद आ रही, दिन भर तो ठीक है, नींद क्योंकि जस्ट सोती ही आपका नहीं हूँ दिन योगा भर। सेशन खत्म होता है ना, तो आप सो जाया हम्म करें, ठीक है? रात में फिर सोते टाइम मतलब चालीसा का पाठ करके भी सोती हूँ कि हाँ नींद आ जाए, आते आते बस आ जाए कभी, तो फिर मतलब रात में जब बाथरूम उठना होता है तो फिर मतलब कम हो जाता है नींद। नहीं तो हम जैसे मीटिंग एंड कर देते हम्म हैं, ठीक है? तो आप हम्म उसी समय अगर सो जाएँगी तो वो नींद गहरी भी होगी और अच्छी भी हम्म, होगी। जी। तो वो आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि बीच में नींद क्यों खुली। तो जब आपकी नींद खुले हम्म तो आप मंत्र लेखन कर लीजिए, हम्म ठीक है? जी। चलिए, जी ठीक है दीदी, धन्यवाद। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। मीटिंग एंड करें। शांति पाठ ले लीजिए दीदी। जी दीदी, प्रणाम दीदी। बहुत प्रणाम। इंफॉर्मेटिव सेशन था और अभी जो रीमा बच्ची ने बताया तो ये एक प्रूफ है सब बच्चियों के लिए कि जो पूजा दीदी ने आपको गाइड किया कि सुबह के क्लास में जो आप योग प्राणायाम करती हैं, मुद्रा लगाती हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल आज सामने खुद ही गुरुदेव ने भेज दिया रीमा दीदी के माध्यम से कि वो एक्टिव हो जाती हैं उसको करने के बाद, है ना। तो सभी बच्चियों से निवेदन है कि आप सुबह कक्षा में जरूर आएं और भरपूर फायदा उठाएं इस चीज का। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था दीदी। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आज मैंने आपको बड़ी स्क्रीन पे देखा अपने घर में, और जो आप ध्यान प्राणायाम की कक्षा सुबह करवाती है ना दीदी, तो उसका जो तेज है वो आपके चेहरे के ऊपर बखूबी झलक रहा था।
बहुत सुंदर, मतलब एकदम वो दुपट्टा ओढ़े और एकदम दिव्य आत्मा जैसे बैठी हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ आज आपको देख करके। बहुत बहुत साधुवाद आपको। गुरुदेव ने आपको जिस काम के लिए लगाया है, आपकी पात्रता देख करके आपकी पात्रता दिनों दिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ। और सभी गर्भवती बच्चियों के साथ गुरुदेव का माँ गायत्री का आशीर्वाद रहे। आइए हम शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से। अपने चेहरे पर इस ऊर्जा को आत्मसात करिए, अपने गर्भस्थ शिशु को ये ऊर्जा पहुंचाइए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।